राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र। कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम इसके पहले प्रथम भाग के जो अध्याय थे उनके बारे में विशद चर्चा की गई। अब हम इसी के द्वितीय भाग के प्रथम अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे और जिसे विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसके पहले हम आपको वह महत्वपूर्ण चित्र दिखा दें। देखिए आप यह चित्र जिसमें झंडे की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए कि एक तरफ ये देखिए आप झंडे, और कलकत्ता 1947 दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए शहर में गश्त कर रहे ट्रकों पर चढ़े इन लोगों का यह चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों को एक साथ बयान करता है। इस अध्याय में आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। आज़ाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया। आज़ादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर भी आंच आने लगी थी। देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना जरूरी था। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थी। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से तय करनी थी। अगले दो अध्याय में हम दूसरी चुनौतियों की भी चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में देश को इन चुनौतियों से निपटना पड़ा था। अध्याय 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पहले भी हम बता चुके हैं कि नागरिक शास्त्र के द्वितीय भाग का अध्याय 1, नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू के चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। हिंदुस्तान की जनता इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थीं। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमत थी। पहली बात यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त का कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। आप देखें यह चित्र, न्यूज एजेंसी पीटीआई साभार, चूँकि उनका चित्र है। 15 अगस्त 1947 लाल किले की प्राचीर में भाषण देते प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और इन तस्वीरों को देखें आप। विशेषकर राजनीति विज्ञान और इतिहास के विद्यार्थियों को देश के प्रमुख समाचार पत्रों के संपर्क पर रहना चाहिए और अखबारों की प्रथम पेज की खबरें और संपादकीय को विशेष तौर पर ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
तीन चुनौतियाँ मुख्य तौर पर भारत के सामने तीन तरह की चुनौतियाँ थी। पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिनमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों की तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से यह सुनिश्चित हो गई। आप यहाँ पर एक कोटेशन देख लें महात्मा गांधी की, कल हम अंग्रेजी राज के गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। 14 अगस्त 1947 कलकत्ता में महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। इन विशेषताओं से सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफ़ी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता, न कि कुछ ऐसे तबकों का। इस मोर्चे पर संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों को आगे क्या रुख अपनाया, संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली, इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सकें। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन तीन चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में इन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह एक साझे इतिहास और साझी नीयत के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। यह देखें आप, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये डाक टिकट हैं। यहाँ प्रदर्शित 3 डाक टिकटों को प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया था। इन टिकटों पर छपे चित्र से आपको नए गणतंत्र के सामने खड़ी किन किन चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको 1950 में इन डाक टिकटों का डिज़ाइन तैयार करने के लिए कहा जाता तो आप इन टिकटों पर किस तरह के चित्र उकेरते। देखिए आप, सुबह है आज़ादी, फैज़ अहमद फैज़।
ए दाग दाग उजाला ए सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। आप देखें शहर, अंधियारी सुबह, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं। फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल, फलक का अभिप्राय आकाश से। कहीं तो होगा सबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीन ए गमे दिल, दिल के गम की नाव। फैज अहमद 1911 1984 सियालकोट में जन्म। विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही रहे। वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तान शासन तंत्र से हमेशा टकराव बना रहा। लंबा समय कारावास में गुजरा। नक्शे फरियादी, दस्ते सबा तथा जिंदानामा उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। 20वीं शताब्दी के दक्षिण एशियाई कवियों में फैज बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। हमें बहुसंख्यक, यह कथन आपके सामने मोहम्मद अली जिन्ना का है। हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर सब मुसलमान, पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी आदमी बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री, बंगाली, मद्रासी आदि समुदाय में। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं। आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म, आपकी जात या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में अध्यक्षीय भाषण देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना, ये तस्वीर उनकी है। इसको देखिए आप, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बम्बई 15 अगस्त 1947। वारिस शाह से, आज वारिस शाह से कहती हैं अपनी कब्र में से बोलो और इसकी किताब का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने उसकी लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं वारिस शाह, तुमसे कह रही हैं ए दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है। किसी ने 5 दरियाओं में जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इस जरखीज धरती से जहर फूट निकला है। देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुँची और कहर कहाँ तक आ पहुँचा। फिर जहरीली हवा वन जंगलों में चलने लगी। उसने हर बाँस की बाँसुरी जैसे एक नाग बना दी। अमृता प्रीतम की ये चुनी हुई कविता 1991 चौथा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ। इधर आप देखें, चूँकि इनकी चर्चा हुई है तो इनके बारे में आप जान भी लें। अमृता प्रीतम 1919 से 2005 पंजाबी भाषा की प्रमुख कवित्री और कथाकार, साहित्यिक उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। विभाजन के बाद दिल्ली में निवास। जीवन के अंतिम समय तक पंजाबी की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादक। ये अमृता प्रीतम का चित्र है। कवित्री और कथाकार। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहे तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती।
पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे या वहाँ के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घुट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासुर बन जाएगा और पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह भी कर दे। जवाहरलाल नेहरू, मुख्यमंत्रियों को एक पत्र में 15 अक्टूबर 1947। हम उन विषयों की यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे अभी जिनसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पर ये जवाहरलाल नेहरू के पत्र में दिया गया यह उल्लेख और ऊपर अभी आपने देखा मोहम्मद अली जिन्ना यह टिप्पणी, दोनों ही आज़ादी के उपरांत के भावों को दर्शाते हैं। इसके पूर्व की स्थितियाँ इससे इतर और काफ़ी भिन्न थीं। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। इसके इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। विभाजन की प्रक्रिया। फैसला हुआ कि जब अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम से दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना दोनों और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थीं। पहली बात तो यह कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इसके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हों ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उन्होंने प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उसके निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वह भारत में है या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। आप इसके साथ ही देखें अच्छा, तो मुझे अब पता चला कि पहले जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था वही आज का बांग्लादेश है। तो क्या यही कारण है कि हमारे वाले बंगाल को पश्चिमी बंगाल कहा जाता है? विचारने विधि।
इसी समस्या से जुड़ी चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक जगह से सांस में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस ज़मीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे उसी ज़मीन पर वे विदेशी बन गए थे। जैसे ही यह बात साफ हुई देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में लोग बाघ और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं और जल्दी ही इनको काबू कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। इन तथ्यों को विद्यार्थी अपने सामने रखेंगे और उन दोनों तथ्यों को भी अपने सामने रखेंगे जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बातें किस तरह से कही संविधान सभा में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी बात जो भी आप लोगों के सामने रखी गई उन्होंने क्या कहा। विभाजन का परिणाम सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरे जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी की यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय, आप देखें ये सब चित्र कितना दुखदाई चित्र है। ईश्वर न करे दोबारा ऐसा। लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब उन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। इन लाख शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी काटना। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि और फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघुकथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की निस्संता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्ति दी। विभाजन की विपत्ता का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए करते थे। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी। विद्यार्थियों को हम बता दें, जब भी इस विषय बिंदु पर हम बातें लोगों के बीच करते हैं या जब कभी भी हमारे जहन में आता है तो अत्यंत दुख पहुंचाता है, मन दुखी हो जाता है। नोआखली अब बांग्लादेश में की यात्रा पर गांधी 1947।
परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पर जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबियों हम इस पर आगे बढ़ें। अत्यंत दुखदायी विषय है, फिर भी विद्यार्थियों को पढ़ना ही पड़ेगा। के ऊपर वरीयता दी जाए अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, उनका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इन आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। कुछ शब्द हैं यहाँ पर हम आपको उल्लिखित करते हैं, जैसे धर्मनिरपेक्ष, वास्तव में पंथ निरपेक्ष। धर्म को लेकर विविध तरह की विसंगतियाँ समाज में फैलाई गई और फैली भी हुई हैं। धर्म वही है जिसे धारण किया जा सकता है, अर्थात धर्म एक से अधिक नहीं हो सकता किसी का। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, धर्म है। पिता पुत्र का लालन पालन करता है, यह धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख, पारसी, यह सब संप्रदाय हैं। परंतु अब भी धर्म की जो व्याख्या आम पब्लिक में है वह इन संप्रदायों के रूप में ही व्यक्त की जाती है। इन शब्दों के जो अर्थ हैं, विद्यार्थी या इसके अध्ययनकर्ता बखूबी समझें और जानें, वह काफ़ी बेहतर होगा। और ऊपर अभी कुछ बातें कही गई जिनके बारे में भी हम आप लोगों से चर्चा करके आगे बढ़ेंगे कि आखिरकार इस तरह की चीज़ें क्या थी। जैसे देखें आप यहाँ पर, ऐसे में सवाल यह था कि भारत और मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों का मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करें। अब भी हमारे भारतीय संविधान कानून में विवाह की जो नियमावली है, हिंदू विवाह अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम, यहाँ इस बात की चर्चा इसलिए विद्यार्थियों के सामने हम करना चाह रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए हिंदू विवाह अधिनियम और जो मुस्लिम हैं उनके लिए मुस्लिम विवाह अधिनियम। अर्थात यहाँ पर
यहाँ जो बातें दी गई हैं उनके संदर्भ में विद्यार्थी आंतरिक स्थितियों को भी बखूबी समझ लें कि सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों अर्थात जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए हिंदू विवाह अधिनियम लागू होगा। परंतु यहाँ पर देखिए आप जो बातें रखी गई, धार्मिक अल्पसंख्यक मसलन सिख, ईसाई। सिख के संदर्भ में भी हम बता दें, सिख शब्द की उत्पत्ति शिष्य से हुई है। इस पर समय मिलेगा तो आगे किसी अध्याय में या अलग से विषय बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों के बीच में, और जो उसके संदर्भ में जानना चाहेंगे। हम आते हैं महात्मा गांधी की शहादत। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। वे कोलकाता के उस इलाके में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट लगी थी। यह देखकर उनका दिल टूट चुका था। अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे, वे ही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब हो गए थे। गांधी ने हिंदू और मुसलमानों से जोर देकर कहा कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। कोलकाता में गांधी की मौजूदगी से हालात बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से बनाया। लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे। गांधी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। बहरहाल यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे एक बार फिर से भड़क उठे और गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए। अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। इस बात से वे नाखुश थे। इन सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया। यह उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। कोलकाता की ही तरह दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी आई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उनका देश चुकाने पर राजी हो गई। बहरहाल गांधी के कामों से हर कोई खुश हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष मढ़ रहे थे। जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदला लें अथवा भारत भी उसी तरह सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बने जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र बना था, वे गांधी जी को खास तौर पर नापसंद करते थे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं। गांधी जी मानते थे कि ये लोग गुमराह हैं। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास था कि भारत को सिर्फ हिंदुओं का देश बनाने की कोशिश की गई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के उनके अडिग प्रयासों से अतिवादी हिंदू इतने नाराज थे कि उन्होंने कई दफ़े गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की। इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथुराम विनायक गोडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनके तरफ चलता हुआ नज़दीक पहुंच गया। उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और गांधी जी को तत्क्षण मार दिया। इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हुआ। गांधी जी की मौत का देश के सांप्रदायिक माहौल पर मानो जादुई असर पड़ा। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गया। भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों की मुश्कें कस दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को कुछ दिन तक प्रतिबंधित कर दिया गया। सांप्रदायिक राजनीति का जोर लोगों में घटने लगा। यह देखिए आप,
श्वेता ने गौर किया कि जब भी कोई पाकिस्तान का जिक्र छेड़ता था तो उसके नाना एकदम चुप हो जाते थे। एक दिन उसके नाना ने इसके बारे में पूछने का फैसला किया। उसने नाना से पूछा। उसके नाना ने बताया कि बंटवारे के वक्त उन्हें लाहौर से लुधियाना आना पड़ा था। उनके माता पिता मार दिए गए थे। श्वेता के नाना भी नहीं बच पाते, लेकिन खैर यह हुई कि पड़ोस के मुस्लिम परिवार ने उन्हें पनाह दी और कई दिनों तक छुपा कर रखा। इन्हीं पड़ोसियों की मदद से श्वेता के नाना को अपने सगे संबंधियों का पता ठिकाना मालूम पड़ा और वे किसी तरह बच बचा के सीमा पार भारत पहुँचे। यहाँ कर उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। क्या आपने भी ऐसा ही कोई वाक़या सुना है? अपने दादा दादी अथवा इस पीढ़ी के किसी और से पूछिए कि आज़ादी के दिन क्या हुआ था, कैसे जश्न मनाया गया था, बंटवारे का सदमा कितना गहरा था और देश की आज़ादी से इन लोगों की क्या अपेक्षाएं थी। कम से कम ऐसे 2 वाक़यों को लिखिए। खोजबीन करना। रजवाड़े का विलय। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। इस हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता या कहे कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। समस्या। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़ों की संख्या 565 थी। ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज का नज़रिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा था। आप देखें, भारत विभाजन के पहले और बाद। कभी समय मिलेगा अखंड भारत पर भी हम आप विद्यार्थी या इसकी जानने चाहने वालों से चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखें, भारत विभाजन के पहले और भारत के बाद। विद्यार्थियों के मन में बात आती होगी कि यह मेरा भारत और फिर विभाजित भारत। ज़रूर वे आपस में चर्चा करें, शिक्षक उसमें मदद करें। आप देखें ऊपर से, ठीक है। अखंड भारत में और भी क्षेत्र थे। फिर उसके बाद की स्थिति है। ऐसे चित्रों को देखने के बाद मन अत्यंत भावुक हो जाता है भविष्य को लेकर। आप देखें, क्या जर्मनी की तरह हम लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को खत्म नहीं कर सकते? मैं तो अमृतसर में नाश्ता और लाहौर में लंच करना चाहता हूँ। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम एक दूसरे को स्वतंत्र राष्ट्र मानना और सम्मान करना सीख जाएं? काफ़ी गंभीर दोनों विषय बिंदु हैं। समस्या ने जल्दी अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद करने की घोषणा की। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी
ही घोषणा की। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़े के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाने वाला है। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक रीत से चलाया जाता था और रजवाड़े के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। सरकार का नज़रिया छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। आज यह आसान जान पड़ सकता है, लेकिन अपने आप में यह बड़ा जटिल काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। देसी रजवाड़ों की इस चर्चा में 3 बातें सामने आती। पहली बात तो यह कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह कि भारत सरकार का रुख लचीला था और कुछ इलाकों में सहायता देने के लिए तैयार थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए रुख अपनाया था। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खिंचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो उठा था। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े, जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं में मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले पर गौर करेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे आगे चल करके। और यहाँ देखें आप, सरदार पटेल का यह पत्र, हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। साथ मिलकर चलें तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेंगी कि अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर्वसामान्य की भलाई में साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, घेर लेंगी और हमें बर्बादी की तरफ ले जाएंगी। सरदार पटेल रियासतों के शासकों को एक पत्र में 1947। यह देखें आप तस्वीर, हैदराबाद के निजाम के साथ सरदार पटेल। हैदराबाद की रियासत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। इस दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए।
महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ चुकी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे राजाकार कहा जाता था। राजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। हम यहाँ पर देख लें पहले, फिर आगे बढ़ें। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ाद 1875-1950 राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण। आज़ादी के आंदोलन के नेता, कांग्रेस के नेता, महात्मा गांधी के अनुयायी, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री, देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल। रजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ रोज तक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। मणिपुर आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा में परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका असर आज तक देखा जा सकता है। ये देखें आप, नाना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार। रियासत की जनता। यह कार्टून रजवाड़ों की जनता और वहां के शासकों के आपसी संबंधों पर टिप्पणी करता है। पटेल रजवाड़ों की समस्या को जिस ढंग से हल करना चाहते थे उसकी भी एक झलक इस कार्टून में देखी जा सकती है। राज्यों का पुनर्गठन। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मसला न था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है और देश के टूटने का
खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला अभी हल नहीं हुआ था, बंटवारे की यादें अभी ताज़ा थी। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में थे। विशाल आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाए जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी और उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। यह देखिए आप, राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र 1961। यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से नहीं बनाया गया, भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रमाणिक सीमा रेखा न माना जाए। आप देखिए प्रशासनिक मानचित्र। मानचित्र को ध्यान से देखें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले राज्य किन मूल राज्यों के अंग थे? देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्यों के नाम बताएं। 2 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जो पहले संघ शासित राज्य थे। और यह चित्र देखें आप, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। 26 जुलाई 1953 शीर्षक या कार्टून उस दौर के माहौल को दर्शाती जब राज्यों की भाषाई आधार पर गठित करने की मांग जोर पकड़ रही थी। आंध्र गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वेरी इंपॉर्टेंट। और देखें, है ना दिलचस्प बात, नेहरू और बाकी नेता बड़े लोकप्रिय थे तो भी भाषाई राज्य की मांग को लेकर लोग उनकी इच्छा के विरुद्ध आंदोलन करने से नहीं हिचकिचाए। विशेषकर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए लोकप्रिय और जनप्रिय शब्दों की यहाँ पर हम चर्चा कर दें। जनप्रिय जो जनता में प्रिय, लोक जो पूरे लोक में प्रिय, उसे लोकप्रिय, और जो जनता में प्रिय उसे जनप्रिय। अक्षर और जो शब्द हैं उसके सटीक मायने पता ही होने चाहिए। यह देखें आप, गांधीवादी कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामुलु नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भागीदारी। 1946 में इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे कि मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाएं। आंध्र
नाम से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 से आमरण संघ, 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान मृत्यु। यह चित्र कोक्सिंग द जेनी, 5 जनवरी 1956। शीर्षक इस कार्टून में राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठाया गया है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो कमीशन बना था, आयोग बना था, आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक समय हो गए। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं, बाकियों के लिए भी खुल चुका था। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा, इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांतों को स्वीकृति मिली। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है अथवा भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बेहतर अर्थ है। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली। कुछ आगे की यहाँ देखें आप, नए राज्यों का निर्माण। भाषावार राज्यों को पुनर्गठित करने के सिद्धांत को मान लेने का अर्थ यह नहीं था कि सभी राज्य तत्काल भाषाई राज्य में तब्दील हो जाएंगे। यह प्रयोग द्विभाषी राज्य बम्बई में किया गया, जिसमें गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। एक जन आंदोलन के बाद सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी दो समुदाय था। पंजाबी भाषी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग 1956 में नहीं मानी गई। 10 साल यानी 1966 में पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया और बृहत्तर पंजाब में अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम के राज्य बनाए गए। 1972 में एक बार फिर राज्यों के पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ। असम से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए, जबकि नागालैंड इससे कहीं पहले यानी 1963 में ही राज्य बन गया था। बहरहाल राज्यों के पुनर्गठन में सिर्फ भाषा को आधार बनाया गया हो ऐसी बात नहीं। बाद के वर्षों में अनेक उप क्षेत्रों ने अलग क्षेत्रीय संस्कृति अथवा विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल उठाकर अलग राज्य बनाने की मांग की। ऐसे 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में बने। राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में राज्य बनाने के ऐसे आंदोलन चल रहे हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या अपने देश के मुकाबले 1/4 है, लेकिन वहाँ 50 राज्य हैं। भारत में 100 से भी ज़्यादा राज्य क्यों नहीं हो सकते? ये तर्क विद्यार्थी आपस में कर सकते हैं। भारत विभाजन के बारे में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत, आप देख सकते हैं। यहाँ मेल करेंगे आप कौन सा कथन किससे संबंधित है, और रियासतों इसका स्थान नक्शे पर उल्लिखित करेंगे। विश्व में रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ। इंद्रप्रीत, इस बात मैं दावे के साथ नहीं कर सकता। इसमें बल प्रयोग भी हुआ था, जबकि लोकतंत्र में आम सहमति से काम लिया जाता है। देशी रियासतों के विलय और ऊपर के मसौदे के आलोक में इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? 1947 का अगस्त कुछ बयान दिए गए हैं और जो अपनी प्रकृति में अत्यंत भिन्न है। आज आपने अपने सर पर कांटों का ताज पहना है। सत्ता का आसन एक बुरी चीज़ है। इस आसन पर आपको बड़ा सचेत रहना होगा। आपको और ज़्यादा विनम्र और धैर्यवान बनना होगा। अब लगातार आपकी परीक्षा ली जाएगी। मोहनदास करमचंद गांधी। भारत आज़ादी की ज़िंदगी के लिए जागेगा। हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाएंगे। आज दुर्भाग्य के एक दौर का खात्मा होगा और हिंदुस्तान अपने को फिर से पालेगा। आज हम जो जश्न मना रहे हैं वह एक कदम भर है। संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। इन दो बयानों से राष्ट्र निर्माण का जो एजेंडा ध्वनित होता है उसे लिखिए। आपको कौन सा एजेंडा जच रहा है और क्यों? भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है कि एक केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क अथवा इसमें कोई तर्कयुक्त परख भी है? आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे? राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में कल्पित समुदाय होता है और सामान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं से एक सूत्र में बंधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान करें जिसके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। इस अवतरण को देखें, सुने। राष्ट्र निर्माण के इतिहास के लिहाज से सिर्फ सोवियत संघ में हुए प्रयोगों की तुलना भारत से की जा सकती। सोवियत संघ में भी भिन्न और परस्पर अलग अलग जाति समूह, धर्म, भाषाई समुदाय और सामाजिक वर्गों के बीच एकता का भाव कायम करना पड़ा। जिस पैमाने पर यह काम हुआ, चाहे भौगोलिक पैमाने के लिहाज से देखें या जनसंख्यागत वैविध्य के लिहाज से, वह अपने आप में बहुत व्यापक कहा जाएगा। दोनों ही जगह राज्य को जिस कच्ची सामग्री से राष्ट्र निर्माण की शुरुआत करनी थी वह समान रूप से दुष्कर थी। लोग धर्म के आधार पर बटे हुए थे और कर्ज तथा बीमारी से दबे हुए थे। रामचंद्र गुहा। लेखक ने भारत और सोवियत संघ के बीच जिन समानताओं का उल्लेख किया है उनकी एक सूची बनाइए। इनमें से प्रत्येक के लिए भारत से एक उदाहरण लीजिए। भारत और सोवियत संघ में चली राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं के बीच की असमानताओं का उल्लेख नहीं किया है। क्या आप दो असमानताएं बता सकते हैं? अगर पीछे मुड़कर देखें तो आप क्या पाते हैं? राष्ट्र निर्माण के इन दो प्रयोगों में किसने बेहतर काम किया और क्यों? खुद करें, खुद समझें। किसी भारतीय अथवा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कथाकार की लिखी कोई कहानी या उपन्यास पढ़ें जिसमें बंटवारे का जिक्र आया हो। सीमा के इस तरफ के लोगों और सीमा के उस तरफ के लोगों के अनुभव कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। खोजबीन शीर्षक के अंतर्गत इस अध्याय में सुझाई गई तमाम कथाओं को एकत्र करें। वॉलपेपर तैयार करें। मिलते जुलते अनुभवों वाले स्थलों को रेखांकित करें। किसी अनूठे अनुभव को भी इसमें स्थान दें। और आप देखें,
इस चित्र को देखें आप, कार्टून और इस प्रश्नावली जो प्रमुख बिंदु है उस तरफ ध्यान दिला करके हम इस अध्याय को पूरा करेंगे। देख लें एक बार, सरदार पटेल को देख लें। और यह चित्र और यह जो मुख्य बिंदु है, क्या जर्मनी की तरह हम लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को ख़त्म नहीं कर सकते? मैं तो अमृतसर में नाश्ता और लाहौर में लंच करना चाहता हूँ। क्या यह बेहतर नहीं हुआ कि हम एक दूसरे को स्वतंत्र राष्ट्र मानकर रहना और सम्मान करना सीखें? यह दो विषय बिंदु भविष्य की ओर ले जाते हैं और दोनों ही परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है और इस आशा और विश्वास के साथ कि भविष्य में ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा।